अनुषा मन ही मन गुनगुनाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। उसके कंधे पर उसका यूनिवर्सिटी बैग था। अभी अभी वो विक्रम से मुलाकात करके आ रही थी और ये मुलाकात उसे अंदर से अब तक गुदगुदाए जा रही थी। विक्रम के साथ वो खूबसूरत बिताए हुए पल उसकी आंखों में घूम रहे थे। जब भी वो ये विक्रम के साथ होती थी, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अब किसी चीज़ की चाहत उसको बाकी नहीं बची। विक्रम से मिलने के बाद तक वो कई घंटे तक उसके एहसास को महसूस करती रही। वो विक्रम के एहसासों में खोई हुई कि घर में दाखिल हुई थी। सामने ही हॉल में उसके पापा बैठे हुए थे। पापा को देखकर वो खिल उठी थी। पापा उसकी जान थे। आज कितने दिनों के बाद उसे पापा घर पर दिखाई दिए थे, वरना पिछले 15 दिनों से बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। पापा, अनुषा चीख मारते हुए अपने पापा से लिपट गई थी। बेटी को सामने पाकर शरजीत जी भी खुशी से निहाल हो उठे थे और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया था। और कैसी है हमारी जान? पापा मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप इतने दिनों बाद घर लौटे, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो लाड करते हुए अपने पापा की गोद में सर रखकर वहीं सोफे पर लेट चुकी थी। मैंने भी अपनी जान को बहुत मिस किया। अच्छा फिर इतना टाइम क्यों लगाया? मजबूरी थी गुड़िया, इसलिए इतना टाइम लग गया। और तुम तो जानती हो ना, मेरा काम ही ऐसा है। अब काम से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ और उसके लिए पैसे तो कमाना ही पड़ेंगे ना। वो गोद से उठकर बैठी थी। पापा, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। मुझे अब और पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए गुड़िया, ये पैसा ही है जो लोगों में हमारी इज्जत कराता है। अगर पैसा ना हो तो अभी जो लोग हमारे सामने सर झुकाते हैं, हमारी तरफ से मुंह मोड़कर निकल जाएंगे। और मुझे अपनी इज्जत हमेशा चाहिए। मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने आंखें बंद की थी, जैसे अतीत का कोई दर्दनाक पल उन्हें याद आ गया था और उसकी किरचियाँ उनकी आंखों में चुभने लगी थी। उफ आराधना, तुमने मुझे किसी मोड़ पर लाकर छोड़ा था, मेरे गरीबी का ताना देकर, और मुझे मेरी बेटी को छोड़कर चली गई थी। लेकिन आराधना देखो, आज मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। दौलत की भूख तुम्हारी बेवफाई ने मेरे अंदर इस कदर भर दी है कि अब दौलत के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसी दौलत के लिए तुम मुझे छोड़कर गई थी। आज देखो मेरे पास बहुत दौलत है। इस शहर का जाना माना अमीर बिजनेसमैन हूँ, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। वो धीरे से कुछ बड़बड़ाए थे। अनुषा ने चौंक कर अपने बाप की तरफ देखा। पापा, आर यू ओके? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आप जाओ, आप फ्रेश हो जाओ। मैं मोनिका से कहकर तुम्हारे कमरे में कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ। अनुष्का खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। रात को खाने की टेबल पर बहुत दिनों के बाद कुछ रौनक थी। सरजीत जी, अनुषा, सुरजीत जी की बहन अनीता जी और अनीता जी के बराबर में बैठा हार्दिक। अपने प्लेट में खाना डालते हुए सरजीत जी ने अनीता जी से पूछा, और अनीता, हार्दिक की शादी कब कर रही हो? एक नज़र हार्दिक पर डालते हुए कहा था, जिसकी उम्र 25 साल के लगभग हो चुकी थी, लेकिन अभी तक शादी का कोई अता पता नहीं था। मैं क्या करूं भाई साहब, कहकर थक चुकी हूं कि शादी कर ले, लेकिन ये मानता ही नहीं। अब तो मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया है। क्यों बेटा हार्दिक, शादी करके अपना घर बसाओ। कब तक यूं ही अकेले ज़िंदगी गुजारते रहोगे? अंकल, शादी करके मैं घर गृहस्थी में पड़ना नहीं चाहता। अभी तो मैं बहुत कुछ करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, और मैं अपने सपनों से कुछ ही कदम की दूरी पर हूँ। हार्दिक ने गिलास में पानी डालते हुए कहा था। हार्दिक, तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर सकते हो। हम तुम पर किसी तरह का जोर दबाव डालने का कोई हक नहीं रखते। बस जितना तुम्हारे लिए कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, शादी भी ज़रूरी होती है। इंसान कब तक अकेले जी सकता है? उन्हें अपनी ज़िंदगी का अकेलापन डसने लगा था और वो इस बात को अच्छे से जानते थे। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी की खातिर कभी आराधना के बाद दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचा। हार्दिक ने दुख से सामने बैठे सरजीत सिंह को देखा था। अंकल, ऐसी बातें तो ना करें। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपका मेरे ऊपर बहुत हक है। सबसे बड़ी बात, चाची ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे माँ बाप के मरने के बाद चाची ने मुझे बिल्कुल अपने सगे बेटों की तरह पाला। उसने अनीता जी की तरफ देखते हुए कहा था। हार्दिक अनीता जी के देवर का बेटा था। अनीता जी की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। उनके छोटे देवर का एक ही बेटा था, हार्दिक। बस उसी को अपनी गोद में लेकर अपनी ममता की प्यास बुझाती थी। लेकिन उनके ऊपर एक कयामत टूटी। हार्दिक का 5वां बर्थडे था और अनीता जी के पति हार्दिक के माँ और बाप को लेकर उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जा रहे थे। अनीता जी छोटे हार्दिक को साथ लिए घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हार्दिक की तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी लग रही थी। लेकिन वो तीनों फिर वापस लौटकर न आ सके। रास्ते में उनका ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि तीनों मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। अनीता जी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था, लेकिन उनके भाई सरजीत ने उन्हें संभाला था
और फिर उन दोनों को अपने घर ले आए। तब से अनीता जी हार्दिक को गले लगाए अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही थी। धीरे धीरे दुख पर धूल पड़ने लगी थी और वो हार्दिक के साथ अपना मन लगाने लगी थी। हार्दिक बहुत खामोश रहने वाला बच्चा था, बस अपनी पढ़ाई में लगा रहता। उसकी उम्र भी 35 साल के लगभग हो चुकी थी, लेकिन शादी के नाम से दूर भागता था। कुछ वो अलग मिजाज का भी था, चुप रहने वाला, घड़ी के सुइयों के हिसाब से काम करना, लेकिन जितना ही चुप रहता था उतना ही गुस्से का तेज था। अगर एक बार गुस्सा आ जाता तो नहीं देखता था कि उसके सामने कौन खड़ा है, और ये उसका गुस्सा पूरे ख़ानदान में, यहाँ तक कि आसपास के लोगों में मशहूर हो चुका था। अगर अनीता जी उसकी शादी की बात भी चलाती तो लड़के वाले कानों को हाथ रखते कि ऐसी घड़ी की सुइयों के साथ काम करने वाले और इतने गुस्से वाले लड़के के साथ हमने अपनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। और अब तो थककर अनीता जी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे, तो अनीता ने अपना मोबाइल निकाला और विक्रम का नंबर डायल किया। उसकी आदत थी सोने से पहले जब तक विक्रम से बात नहीं करती थी उसे नींद नहीं आती थी। उसका नंबर देखकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आई थी। हेलो मेरी जान, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम सुनाओ? बस तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। यार, रोज़ तुमसे मुलाकात होती है लेकिन फिर भी तुमसे दिल नहीं भरता। अब तो दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अपने पापा से बात करो ना, हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। पागल हो गए हो विक्रम? अभी तो मैंने पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, अभी हम शादी नहीं कर सकते। हाँ तो मैंने कब कहा कि डॉक्टर मत करना? शादी के बाद भी तुम पढ़ाई पूरी कर सकती हो और अपना सपना पूरा कर सकती हो। लेकिन विक्रम, शादी के बाद घर गृहस्थी के झमेले इतने होते हैं कि पढ़ाई कहीं बीच में अधूरी ही रह जाती है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ अनुषा, मैं तुम्हारे सपने पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। वो बहुत ही प्यार से कहता हुआ सीधा अनुषा के दिल में उतर गया था। जानती हूँ विक्रम, तुम बहुत अच्छे हो, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, और इसीलिए तो अपनी तरफ बढ़ने वाले हर दोस्ती के हाथ को झटक कर तुम्हारा हाथ थामा था। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे और फिर कल मिलने का वादा करके एक दूसरे को गुड नाइट कहकर फ़ोन काट दिया। कितनी ही देर तक अनुषा विक्रम की यादों में खोई रही और फिर उसी की यादों में खोई खोई नींद की गहरी वादियों में उतर गई। अगले दिन अनुषा यूनिवर्सिटी गई तो विक्रम उसका गेट पर ही इंतज़ार कर रहा था, जिसकी हमेशा से आदत थी। यूनिवर्सिटी में पर सबसे पहले दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते थे, उसके बाद ही अपनी अपनी क्लास में जाते थे। एक पीरियड लेने के बाद ही विक्रम अनुषा के सामने खड़ा था। यार चलो ना, बहुत दिन हो गए हैं, तुमसे एक अच्छी सी मुलाकात नहीं हुई है। आज एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, अच्छी सी कॉफ़ी पियेंगे और बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे। पागल हो गए हो विक्रम? कल ही तो मैं तुमसे मिली थी ना, पार्क में। हाँ यार, लेकिन पार्क में मिलकर दिल नहीं भरा था और अनुषा का खुद दिल कर रहा था विक्रम से मिलने के लिए, और इसीलिए वो खुशी खुशी उसके साथ एक रेस्टोरेंट में चली आई थी। विक्रम ने कोने वाली सीट अपने लिए बुक कराई थी। आसपास का माहौल बहुत शांत था। रेस्टोरेंट में इस वक्त बहुत कम लोग थे। विक्रम उसके हाथों को थामते हुए उसके हाथों पर अपने होंठ रख चुका था, जबकि अनुषा ने एक झटके से अपने हाथ पीछे खींचे थे। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। वो एकदम घबराई थी, चेहरा पसीने से तर हो चुका था, सफ़ेद रंगत लाल टमाटर जैसी होने लगी थी। लेकिन विक्रम ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके कांपते वजूद को देखते हुए उसके चेहरे पर शरारत उभर आई थी। वो बड़े ही दिलचस्प अंदाज में उसे देख रहा था, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान सजाकर कहने लगा, नहीं अनुषा, इतनी आसानी से तो आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जैसे जैसे वो बोल रहा था, अनुषा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इतनी ही देर में विक्रम अपनी कुर्सी छोड़कर उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ चुका था और अपना हाथ उसके कंधे पर रख चुका था, जबकि उसकी इतनी संगतकार अनुषा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। विक्रम और अनुषा के बीच ऐसा पहली बार हो रहा था कि विक्रम उसके इतने करीब आया था। इससे पहले तो वो हमेशा उसे दूर दूर से ही बातें करता था, ज़्यादा से ज़्यादा उसका हाथ पकड़ लेता था, लेकिन आज उसके इतने करीब कि विक्रम के पास से उठती तेज़ परफ्यूम की महक उसे अपने नाक में महसूस हो रही थी। पहली बार उसे किसी मर्द ने इस तरह छुआ था। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर रूह तक उतरता महसूस हो रहा था। दिल में नए जज्बात जन्म लेने लगे थे, लेकिन यह मौका ऐसा नहीं था कि विक्रम उसके इतने करीब आता। अगले ही पल कांप उठी थी जब विक्रम के हाथ शरारत करते हुए उसके गर्दन से उसके होंठों तक पहुंच चुके थे। वो उसके नाजुक से लबों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए मदहोश होने लगा था। अनुषा, आज जज्बात को ज़्यादा ही बेकाबू हैं, कहो तो इसी होटल में एक कमरा बुक कर लूँ। उसकी आंखों में खुमारी थी, जबकि अनुषा का दिल ज़ोरों से उछल रहा था। ओह शट अप विक्रम, कैसी बातें कर रहे हो? इसमें गलत क्या है अनुषा? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अब ज़रा दूर नहीं रह सकता। उसने कमर से पकड़कर अनुषा के गालों के पास
अपने लब रखे थे। दूर रहो विक्रम, कोई देख लेगा। विक्रम के होंठों की मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। उसने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए अपना हाथ दोबारा से उसके पंखुड़ियों जैसे लबों पर फेरना शुरू कर दिया। लबों पर उंगली फेरने के बाद जब उसके गर्दन पर अपनी उंगलियां लाते हुए कहने लगा, फिर किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें कोई देख ना सके, जहां सिर्फ हम और तुम हो और तीसरे की गुंजाइश ना हो। तुम हुक्म तो करो, हम वहीं चलते हैं। विक्रम की इस स्पर्श से उसका मन भी बहकने लगा था। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद करके इस स्पर्श को महसूस किया। पूरा रेस्टोरेंट खाली था, इसलिए उन्हें इस वक्त कोई नहीं देख रहा था। लेकिन वह भूल चुके थे या शायद अपनी मोहब्बत के रंगों में इस कदर डूबे हुए थे कि इस वक्त रेस्टोरेंट के मेन दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ था और उसके साथ 3-4 लोग और थे। जैसे ही अनुषा की नज़र उस इंसान पर पड़ी तो वो अंदर से कांप गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उसके होश उड़ चुके थे, आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रगों में खून सूख चुका हो। उसकी हालत देखकर विक्रम ने भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए मुड़कर देखा था और दोनों ही हड़बड़ा कर खड़े हो गए थे, क्योंकि सामने सरजीत खड़े थे। अपनी रौबदार पर्सनैलिटी लिए, चेहरे पर गुस्सा और सदमा लिए, वो सामने खड़ी अनुषा को देख रहे थे, जिस पर उनको अंधा भरोसा था। वो इस वक्त एक लड़के के साथ खड़ी थी, और लड़का भी कौन था, ये देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। दर्द की लहर उनके दिल में उठी थी, मगर इस वक्त उनके साथ और भी उनके बिजनेस पार्टनर मौजूद थे। वो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट में आए थे, ताकि लंच के साथ साथ ज़रूरी बातें भी डिस्कस कर सकें। तो उन्हें खबर ही नहीं थी यहाँ पर उन्हें ये देखने को मिलेगा। एकदम से उनका दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। सुबह सुबह उनकी बेटी यूनिवर्सिटी का कहकर घर से निकली थी और बजाय यूनिवर्सिटी जाने के वो एक लड़के के साथ मौजूद थी। अनुषा तो एक झटके से उस लड़के का हाथ छोड़कर खड़ी हो गई। घबरा कर कहने लगी, विक्रम, पापा ने हमें देख लिया, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। मगर विक्रम के चेहरे पर कोई डर या कोई परेशानी नहीं थी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में बोला था, मेरे साथ बाहर चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसके बाप के सामने से ऐसे निकलकर चले गए जैसे वो बिल्कुल अनजान हो। इतना तो वो भी जानती थी कि उन लोगों के सामने उसके पापा कोई भी शोर नहीं करेंगे, मगर घर जाने के बाद जो कुछ उसके साथ होने वाला था उसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। रेस्टोरेंट से घर जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। जिस हालत में उसके पापा ने उसे देखा था वो तो उसकी जान ही ले लेते। उस वक्त विक्रम उसके बेहद करीब था। विक्रम का एक हाथ उसके गालों पर था, जबकि एक हाथ उसकी कमर पर था। वो रोते हुए खुद ही बोले जा रही थी, अब क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी, काश ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, पता नहीं पापा क्या करेंगे। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा था। विक्रम की कॉल थी। उसने जल्दी से कॉल उठाई। अनुषा, परेशान मत होना, मैं तुम्हें समझाने के लिए कॉल किया है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। ये समझो, ये तुम्हारा इम्तिहान है, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। मैं तो कब से तुम्हें कह रहा था कि हम शादी कर लेते हैं और अपनी नई दुनिया बसाते हैं, मगर तुम अपने पापा से डर रही थी। लेकिन आज जब उन्होंने खुद ही देख लिया है तो ये डर भी ख़त्म कर दो। जब तुम्हारे पापा तुमसे सवाल करें तो तुम निडर अंदाज में उनसे कह देना, तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बाकी का काम मैं खुद ही संभाल लूँगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी न किसी तरह मैं तुम्हारे पापा को मना ही लूँगा। लेकिन वो बहुत घबराई हुई थी। आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे। अच्छा ठीक है, परेशान मत होना, ये कहकर विक्रम ने फ़ोन काट दिया और वो फूट फूट कर रोती रही। जैसे ही मीटिंग अटेंड करने के बाद सरजीत जी घर लौटे तो घर में कदम रखते ही ज़ोर से चिल्लाए थे, अनुषा कहाँ हो, बात करो मुझसे आकर। बाप की गरजदार आवाज़ पर वो घबरा गई थी। अनुषा के वजूद में जलजला सा आ चुका था। काश उसकी माँ उसके पास होती तो उसे बचा लेती। कोई भी उसके पास नहीं था। हाँ, अनीता बुआ थी जो उसे बचा सकती थी, लेकिन इस वक्त तो वो भी घर पर नहीं थी। घबराई हुई अनुषा जब कमरे से बाहर निकली तभी उसी वक्त हार्दिक भी अपने कमरे से बाहर निकला था, क्योंकि सरजीत जी की गरजदार आवाज़ वो भी अपने कमरे से सुन चुका था। वह हैरान नज़रों से सरजीत जी को देख रहा था। आज से पहले कभी उसने सरजीत जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। एक नज़र उसने अपने कमरे से निकलती अनुषा को देखा था, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो रही थीं। क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? आज से पहले कभी आपने अनुषा पर इतना गुस्सा नहीं किया। सरजीत जी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किए हुआ था। सरजीत मगर कुछ नहीं बोले। कहने लगे, हार्दिक, मुझे अनुषा से बात करनी है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अनुषा से ही बात करना चाहता हूँ। तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो।
हार्दिक कभी अनुषा का चेहरा देखता तो कभी सरजीत जी का, और फिर चुपचाप वहाँ से जा चुका था। अनुषा सर झुकाकर अपने बाप के सामने खड़ी थी, जो गुस्से से लाल हो रहे थे, जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। उस लड़के ने उसे साफ अल्फाज में कह रखा था कि जब तुम्हारे पापा तुमसे पूछें तो तुम मेरा नाम ले लेना और कह देना कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। मगर उस वक्त अपने बाप का गुस्सा देखकर अनुषा के दिमाग में तमाम बातें निकल चुकी थीं। उस वक्त तो अपने केक की भीख मांगना चाहती थी। रोते हुए वहीं फर्श पर गिर गई। रोते हुए कहने लगी, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपकी इज़्ज़त रौंदने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, बस मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी इज़्ज़त को कभी भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। वो रोते हुए एक ही सांस में ये सब कुछ बोल रही थी, जबकि अपनी बेटी को यूं अपने सामने घुटनों के बल बैठकर रोता हुआ देखकर उनके शरीर में जैसे ताकत ख़त्म हो चुकी थी। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ चुके थे, जबकि अनुषा उनके सामने सर झुकाकर लगातार रो रही थी। रोते हुए यही कह रही थी कि पापा माफ़ कर दो, भगवान के लिए कोई ऐसा सब फैसला मत सुनाइएगा जिसे सुनने के बाद मैं अपने आप पर काबू न पा सकूं। मुझे खुद से दूर जाने की सज़ा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। वो एक ही सांस में जैसे सब कुछ बोले जा रही थी, जबकि सरजीत जी ने आंखों में आंसू लिए एक गहरी नज़र अपनी बेटी पर डाली और फिर कहने लगे कि तुम जानती हो तुमने क्या किया, तुम जानती भी हो तुमने क्या करने की कोशिश की है। मैं तुम्हारा बाप तुम पर इतना अंधा विश्वास करता था, तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुमने जो कुछ कहा मैंने वो कर दिया। पूरा शहर तुम्हारे बाप के गुस्से से डरता है, मगर तुमने एक बार अपनी बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया। उस गैर लड़की के साथ बैठा, अगर तुम्हारे बाप के अलावा कोई और तुम्हें देख लेता और पहचान लेता तो तुम्हारे बाप के मुंह पर आकर जूतियां जिल्लत के मारता, थप्पड़ मारता। मेरी अपनी ही बेटी मेरे साथ ये खेल खेल गई। अपने बाप के मुंह से ऐसी दुख भरी बातें सुनकर अनुषा को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। प्लीज़ पापा ऐसी बातें मत करें, मैं आप पर अपनी जान भी वार सकती हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं कब दिल के हाथों मजबूर हो गई और मैंने अपने कदम विक्रम की तरफ उठा लिए। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन पापा बस मोहब्बत करने की गलती मुझसे हो गई। मुझ पर यकीन करें पापा, मैं आपकी इज़्ज़त को कभी ठेस पहुँचाने की कोशिश भी नहीं करूँगी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, बस मोहब्बत की है मैंने उस लड़के से, यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। वो तड़प तड़प कर रो रही थी, जबकि सरजीत जी उसे बड़े दुख भरी नज़रों से देख रहे थे। पूरे ख़ानदान की बगावत करके उन्होंने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था। उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, हालांकि उनके ख़ानदान की लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती थीं, जबकि सरजीत जी ने उसे गांव से निकाल कर शहर पढ़ने के लिए भेजा था। और उसके बाद मगर उसने क्या किया, वो अपना सर झुकाए बैठे थे। उन्होंने उसे ना सिर्फ बाप बनकर पाला था, बल्कि उसकी माँ की तरह नाज नखरे भी उठाए थे। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा भी कर सकती है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ भी कर सकती है। वो बहुत दुखी मन से अपनी बेटी से बोले थे, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से समझाया था कि अनुषा तुम मेरी इज्जत हो, तुम मेरी पगड़ी हो, तुम मेरे सर का ताज हो, फिर भी तुमने यह कदम उठा लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए दुनिया में आई हो। उस लड़की के साथ मुलाकात करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम्हारे इस कदम से उसे कितना दुख पहुंचेगा। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? एक बार मुझसे कहती तो सही, जिसकी तरफ उंगली उठाती उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा देता। लेकिन इस तरह छुप छुप कर होटल में मिलना, वो भी इतने घटिया तरीके से, मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है। इसके अलावा तुम ये भी भूल गई कि वो लड़का कौन है। कैसे तुम इतनी जल्दी ये सब भूल गई जो बचपन से मैं तुम्हें बताता रहा हूँ। एक पल में तुमने अपने बाप की बातों को भुला दिया। सरजीत जी की आंखों के सामने वही रेस्टोरेंट वाला दृश्य घूम गया, जब अनुषा और विक्रम बेहद करीब थे, जबकि शर्म के मारे अनुषा की नज़रें झुकी गई थी। अब जाओ मेरे सामने से, समझना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर चुका है। मैं कभी तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानूंगा, और अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो कल चुपचाप शादी कर लेना। जिस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए चुना है उसके साथ ही तुम्हें शादी करनी होगी, और वो भी कल ही। मैं नहीं चाहता तुम और मेरी इज्जत उछालती फिरो। और अनुष्का को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने गर्म शीशा पिघाल कर गिरा दिया हो। किसके साथ पापा? उसको अपनी आवाज़ गहरे कुएं से आई महसूस हुई थी। हार्दिक के साथ, उन्होंने मुंह फेर कर जवाब दिया था, जबकि अनुषा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पापा ऐसा भी कर सकते हैं, उसने सोचा भी नहीं था। हार्दिक
जो कि उसे पूरे 12 साल बड़ा था। दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। जबकि कमरे से बाहर निकलता हार्दिक एकदम चौंक पड़ा था। हाँ, ये बात सच थी कि अनीता जी ने हार्दिक के लिए अनुषा का हाथ मांगा था, मगर उस वक्त सरजीत जी ने ये कहकर बड़े प्यार से बात संभाल ली थी कि दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क है। अनीता जी भी खामोश हो गई थी। खैर, हार्दिक को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था और आज ये बात सुनकर हार्दिक के माथे पर बल पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात के जवाब में क्या कहे। जबकि अनुषा सिसक कर रो पड़ी थी, उधर हार्दिक उल्टे कदमों अपने कमरे में लौट गया था और कमरे में रखी सारी चीज़ तोड़ फोड़ करके अपना गुस्सा निकाला था। वो अनुषा और सजीत सिंह के बीच होने वाली सारी बातें सुन चुका था और वो इतना नादान नहीं था। वो समझ गया था अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो अनुषा का हाथ उसके हाथ में दे रहे हैं, लेकिन वो कैसे आंखों देखी मक्खी निकल सकता था, जबकि उसे पता था कि अनुषा किसी लड़के के साथ रंग रलियां करते हुए पकड़ी गई थी। वो उनके एहसानों तले दबा हुआ था, तो क्या इस तरह सरजीत सिंह उसके साथ किए गए एहसानों का बदला लेंगे कि अपनी चरित्रहीन बेटी उसके बदले बांध देंगे। सोच सोच के ही गुस्से के मारे उसकी रगें तनने लगी थी। और जब शाम को अनीता जी अपनी सहेली के घर से वापस घर लौटी तो सरजीत जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, भाई साहब, जल्दबाजी ना करें, ठंडे दिमाग से गौर करें, बच्ची है वो। हो सकता है विक्रम ने बदले की खातिर हमारी बच्ची को बरगलाया होगा, उसके ज़रिए वो आपसे बदला लेना चाहता है। और ये सुनकर सरजीत जी एक गहरी सांस लेकर रह गए थे। मैं जानता हूँ अनीता, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं वो भूल नहीं सकता, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल शाम को ही अनुषा और हार्दिक की शादी हो जाए, तभी मैं सुकून पाऊंगा, वरना मैं नहीं चाहता हमारा दुश्मन बाजी ले जाए और हम देखते रह जाएं। अब ये बात हो ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौकरानी अंदर दाखिल हुई। मोनिका सर झुकाकर कहने लगी, साहब जी, खाना तैयार है, खाना खा लें। दोनों ने उसे एक नज़र देखा और जाने का इशारा कर दिया, लेकिन मोनिका कमरे में होने वाली सारी बातें सुन चुकी थी। एक एक बात वो अपने दिल दिमाग में बिठाते किचन में चली आई। सरजीत जी ने कहा, तुम हार्दिक से बात करो, मुझे उम्मीद है वो इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा। और जब अनीता जी ने हार्दिक से बात की तो वो गुस्से से फट पड़ा था। आप और अंकल समझते क्या हैं? बचपन से मुझ पर जो एहसान किया है उसका बदला इस तरह लेंगे? हरगिज़ नहीं। मैं अपनी कुर्बानी नहीं दूंगा। मैंने उनको एक बाप जैसी इज्जत दी है, तो वो ये सब कुछ करते फिरेंगे। और अगर अनुषा एक अच्छी संस्कारी लड़की होती तो शायद मैं उसे अपना भी लेता, मगर आप खुद देखिए उस लड़की की हरकतें, उम्र देखी है उसकी। उसने लड़कों के साथ होटल में मुलाकातें करना शुरू कर दी। ये तो बस एक मुलाकात थी जो अंकल ने देख ली। इससे पहले भी पता नहीं वो लड़की कहाँ कहाँ मिलती रही होगी और किस हद तक मुलाकातें करती रही होगी। मुझे तो सोचकर ही अनुषा से नफरत और घिन महसूस हो रही है। कम से कम मैं तो उसके साथ शादी नहीं करने वाला। हार्दिक के मुंह से ये बातें सुनकर अनीता जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए अब तुम कोई ड्रामा शुरू मत करो। पहले ही तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक तो तुम्हारे गुस्सेल और खड़ूस तबीयत की वजह से कोई भी तुम्हें अपनी बेटी का हाथ देने नहीं चाहता। जहाँ भी रिश्ते के लिए जाती हूँ वो लोग फ़ौरन रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। कहते हैं ऐसे बदतमीज़ लड़के से कौन शादी करेगा अपनी बेटी की। बात बात पर जिसके मुंह से बात के बजाय गालियां चलती हैं, जब भी बोलता है जहर उगलता है। बिल्कुल एक रोबोट की तरह है, घड़ी की सुइयों के साथ काम करता है। हम अपनी बेटी देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। ये सुनकर हार्दिक को बहुत गुस्सा आया था। कहने लगा, मैं कोई गिरा पड़ा नहीं हूँ चाची, अगर मैं चाहूँ तो लड़कियों की लाइन लगा सकता हूँ, मगर मुझे औरत जात में दिलचस्पी नहीं है, और फिर अनुषा में तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग गलत कर रहे हैं। उसने लाख इनकार करना चाहा, लेकिन अनीता जी ने जैसे तैसे अपनी कसम देकर हार्दिक को इस शादी के लिए राज़ी कर ही लिया कि अगर अनुषा के बाप तुम्हें और मुझे सहारा ना देते तो हम कहाँ जाते। आज तुम अपने कदमों पर खड़े हो तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सरजीत भाई को ही जाता है, और तुम ऐसा नहीं करके उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अभी वो ये सारी बातें कर ही रही थी कि मोनिका अंदर कमरे में दाखिल हुई थी। मालकिन, मैं चलती हूँ। क्यों, तुम्हें आज इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी है? वैसे तो तुम रात के 11 बजे तक जाती हो और आज तुम शाम होते ही घर जाने की कह रही हो। मालकिन, मैंने सारा काम निपटा लिया। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, जाओ।